आई एम ऑडिबल? यस सर। आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? यस सर। तो ठीक है, जैसा कि हम लोग की प्लानिंग चल रही थी, जैसा कि हम लोग की बात चल रही थी, ठीक है, हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स कर रहे थे। रोटेशन मैकेनिक्स के सारे बेसिक्स आपको बता दिया। यस सर। सारे हमने मतलब आपके स्कूल लेवल के जो क्वेश्चन हैं उस तरह की बातें डिस्कस हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद रोटेशन मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, ये दोनों टॉपिक साथ लेके हम चल रहे थे। फिर हमने पास्ट ईयर सारे सवाल मेडिकल के 100% लगा दिए और थोड़ा सा हाफिज की एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा सा बहुत रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। आज से हम लोग क्या करेंगे कि क्या करेंगे, आईआईटी के पास ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, 4 से 5 दिन में हम लोग उसको 4 से 5 सीटिंग में हम लोग आईआईटी वाला फाइनल करें और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो ये कह देंगे वो स्टार्ट करें। यस। और जब हम क्लास में आएंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर से फिर हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से आपको 100% पकड़ूंगा। अभी तो आप लोग अभी 5 दिन आपको फ्री किया हूँ नए लोग, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट चैप्टर से आपको पकड़, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए पढ़िए, बोलिए फटाक से। A cubical block of side L. एक एक बात को ध्यान से देखिए। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड L है, ठीक है ना। आप आईआईटी पास्ट ईयर्स पढ़िए। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका साइड L है। फिर On a rough horizontal surface with coefficient of friction. एक मिनट, 5 बेस होता है, ठीक है, हो जाएगा। तो इस केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल Surface. सरफेस, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है यानी कि फ्रिक्शन है, Yes sir. उस पे एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ। फिर With coefficient of friction sufficiently high so that the block does not slide. इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इतना हाई है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करता। फिर आगे बढ़िए। Before toppling sir. रुकिए, टॉपलिंग का मतलब है पलट जाना। Yes sir. टॉपलिंग के पहले जो है ये सुनिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका साइड लेंथ L है, एक सरफेस पे रखा है, जो सरफेस क्या है, फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शन है। Yes sir. इन दोनों सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। Yes. और म्यू इतना ज्यादा है कि इस ब्लॉक के ऊपर हम कोई फोर्स लगाएं तो पहले ये पलट जाता है और बाद में स्लाइड करता है। क्या होता है, पहले ये पलट जाता है और बाद में स्लाइड करता है। बात समझ में आ रही? Yes sir. इतनी बात समझ गए? फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। The minimum force required to topple the block is. कितना मिनिमम फोर्स यहाँ पे लगाएं कि ब्लॉक जो है टॉपल हो जाए। यहाँ पे ना, Yes sir. इधर देखिए, कितना मिनिमम फोर्स यहाँ पे लगाएं कि ब्लॉक टॉपल हो जाए। तो सबसे पहले बातों को समझिए। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, अब तक नहीं आया, आगे भी नहीं आएंगे, जो हम ना बता रहे हों बार बार, ठीक है ना। उसको बस बढ़िया से अप्लाई करना है आपको। अगर कई क्वेश्चंस लगाएंगे तो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऐसा है, कितना मिनिमम फोर्स इसके ऊपर हम लगाएं कि ब्लॉक Topple करे. टॉपल करे। फिर से सुनिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड लेंथ L है, एक सरफेस पे रखा है जिस पे फ्रिक्शन है। सरफेस और ब्लॉक का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इस पे कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये टॉपल कर जाए, यानी पलट जाए। समझ रहे हैं? स्लाइड तो करेगा नहीं, पहले टॉपल करेगा बाद में स्लाइड करेगा, क्योंकि म्यू सफिशिएंटली हाई है, पहले कह चुका है। Yes sir. तो अब देखिए, मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया था। इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स mg नीचे लग रहा है। Yes sir. Normal है. और दूसरा जब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो नॉर्मल यहाँ से लग रहा है। Yes, sir. नॉर्मल यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे इधर से फोर्स लगाएंगे Friction. तो नॉर्मल क्या होगा, हमने पहले बताया था, नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स Yes, है। yes, sir. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्योंकि लिमिटिंग केस पूछ रहा है, लिमिटिंग केस Yes. कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि टॉपल हो जाए। तो नॉर्मल मैक्सिमम कहां तक आ सकता है, यहां तक। नॉर्मल मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, नॉर्मल एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसके बाहर नहीं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लिमिटिंग केस है, नॉर्मल यहां पे लग रहा है, ठीक है। मिनिमम फोर्स की बात है तो हम फोर्स को यहां से लगा दे रहे हैं। मिनिमम फोर्स की बात है तो फोर्स यहां से लगा दे रहे हैं एकदम ऊपरी एंड से, जिससे इस फोर्स का मैक्सिमम टॉर्क हो। Yes sir. भाई अगर फोर्स यहां से लगाएंगे तो मान लिया हम मैक्सिमम रोटेशन यहां मानते हैं, मान लिया हम मैक्सिमम रोटेशन यहां मानते हैं, फोर्स यहां से लगाएंगे तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा इस फोर्स का, Yes sir. ठीक है ना। और टॉर्क इसको टर्न करेगा, टॉर्क इसको टॉपल करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। टॉर्क भी टॉपल करेगा। तो मिनिमम फोर्स पूछ रहा है तो हम इसको एंड पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। जी. एंड पे वो फोर्स लगा रहे हैं, इससे मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में टॉपल कब करेगा, इस केस में इस डायरेक्शन में मूवमेंट के पहले, यानी स्लाइड के पहले टॉपल करने का केस दे रहा है। तो टॉपल कब करेगा, जब यहां से लगने वाला ये क्लॉकवाइज टॉर्क जस्ट इस केस में कितने फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है लिमिटिंग केस में, ठीक है ना। Yes sir. ठीक, इस पॉइंट से टॉपल होने की टेंडेंसी, इस पॉइंट
के परपेंडिकुलर ये एक्सिस ड्रॉ करिए, यहाँ से टॉपल होने की टेंडेंसी है, ठीक है ना, इसको समझा चुके हैं पहले। यस सर। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, और mg फोर्स क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। जिस कंडीशन पे क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा भी फोर्स पाएंगे तो ये टॉपल कर जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो mg दे रहा है उसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन माने तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो mg दे रहा है वो mg इनटू दिस डिस्टेंस जो कि फिक्स है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है जो कि इसको टॉपल होने से बचा रहा है, और क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं। बात समझ में? यस सर। और मिनिमम फोर्स पूछ रहा है इसलिए लिमिटिंग केस ले रहे हैं, ठीक है ना। यस। अब ये देखिए मिनिमम फोर्स निकालना है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या हो गया आपका L हो गया, साइड लेंथ L है क्यूब, यस सर, क्यूबॉइड की। यस। तो फोर्स इनटू L इज इक्वल टू mg इनटू L/2, ये लिमिटिंग केस है। इस केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है, इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये पलट जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझिए, आंसर नहीं तैयार करना है, क्वेश्चन नहीं तैयार करना, बेसिक्स तैयार करना है। ये बात कहीं और भी आए तो आप अप्लाई करने की कंडीशन में रहे। यस सर, बात मेरी समझ में आ रही है? Yes, sir. तो क्वेश्चन से अभी पास टेनियस कराने का मकसद ये है कि आपको ये दिखा दें कि जो आपने पढ़ा है उससे सवाल लग जाते हैं, चाहे आईटी का हो चाहे मेडिकल का हो, लग जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन भी थोड़े में लगा ही रहे होंगे, और फिर बाद में ये सब खत्म कर देंगे हम कुछ दिन बाद, मान लीजिए फरवरी मार्च तक, तो हम लोग पूरी शीटें छापना शुरू कर देंगे, पूरा सब छाप देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है, फोर्स इनटू L बराबर mg इनटू L/2। Yes, sir. तो L कट गया, Yes, sir. L कट गया, तो मिनिमम फोर्स हो गया mg/2। आंसर चेक करिए, करेक्ट है। करेक्ट है? यस सर। आ गया, कॉन्सेप्ट समझ गए, यस सर, फंडामेंटल क्लियर हो गया, यस सर, विचारधारा साफ हो गई। यस सर, इस तरह का सवाल कुछ और डाटा वाटा पलट के देंगे तो कर देंगे। यस बोलिए। यस सर। अगर कहेंगे मिनिमम फोर्स जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगाया जाए वो कितना हो तो भी लगा देंगे। Yes, तो sir. उस मिनिमम फोर्स के लिए L/2 पुट कर देंगे, यस सर। ठीक है ना। मिनिमम फोर्स जो इसके इतने L/3 डिस्टेंस पे लगाया जाए वो कितना होगा, तो उस केस में 3L/4 इनटू फोर्स कर देंगे। ये सब आगे पीछे कर लेंगे। Yes. ये नहीं कि अब ऐसे दिया तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ये वाली सीन लेना है। बेसिक समझ रहे हैं ना? यस सर। समझ रहे हैं? और आप एकदम मत घबराइए, जितना भी समझ रहे हैं आप समझिए, ये अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन, अल्टीमेट लेवल की स्टडी है। 3-4 दिन के बाद जब नया चैप्टर हो आपकी इच्छा से हो जाएगा, फिर वहां से आपको 100% बेसिक से लेकर चलेंगे, ऐसे लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A thin wire of length L. एक थिन वायर है, यहाँ भी आ रहा है बच्चों, यस सर। पूरा आ रहा है। एक थिन वायर है जिसका लेंथ L है, एक थिन वायर है जिसका लेंथ L है, Yes, ठीक है ना? sir. Yes, sir. अब एक घंटा सेटअप करने में लग रहा है। यस सर, हो गया सर। बस आप दोबारा मत करिएगा, आ रहा है ना। यस सर। एक थिन वायर है जिसका लेंथ L है, एक थिन वायर है जिसका लेंथ L है, ठीक है ना। Yes. फिर क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी P. यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी P है, P या रो कह लीजिए। यस सर। ये मास पर यूनिट लेंथ इस वायर का क्या है, रो है। सर थोड़ा नीचे लिखे Is bent into a circular loop. ये मास पर यूनिट लेंथ क्या है, रो है, Yes. P नहीं रो। फिर आगे, Is bent into a circular loop with center O. एक सर्कुलर लूप में इस वायर को इसकी लेंथ L है, बेंड कर दिया गया और इसका सेंटर है O। फिर The moment of inertia of the loop हाँ, about the axis x and x dash is line है सर। अबाउट एन एक्सिस x and x dash is, Yes, sir. ठीक है ना, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अलाउंग क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, बात समझिए। सवाल में खूब बढ़िया समझिए, पूछे गए सवाल में खूब इत्मीनान से समझिए। एक यूनिफॉर्म वायर है यस सर। जिसकी लेंथ है L। कौन सी बड़ी बात है यार, ये बड़ी बात है। इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ यानी कि रो, इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ रो दिया है, Yes, sir. रो दिया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि इसको एक सर्किल के रूप में बेंड किया गया जिसका सेंटर O है। तो इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ठीक है। यस तो देखते ही आपके दिमाग में लाइन ऑफ एक्शन आ जाना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही अगर स्टेप्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, बात समझिए। Yes. अगर क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, स्पष्ट हो जाना चाहिए और स्टेप्स आ जाना चाहिए, और तब कैलकुलेशन का ही पार्ट बचेगा। तो इतना ही टाइम बचता है करने के लिए। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कैसे करना है, ठीक है ना।
और फंडामेंटल्स को ग्रेस्प करने पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। कोई ऐसे थोड़ा कि यही चीज पूछ लेगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे घुमा के कुछ और पूछ लेगा तो वो भी कर सकते, ठीक है। अगर ये वायर है एल लेंथ का, इसको सेंटर ओ मानते हुए एक सर्कल उसमें बेंड कर दिया गया, इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग आप कैसे निकालेंगे? आपको जो याद होगा वो किसके अलॉन्ग याद होगा? इस एक्सिस के अलॉन्ग। इस एक्सिस के अलॉन्ग याद है? यस सर। mr²/2। यस सर। इस एक्सिस के अलॉन्ग, इसको रिंग की तरह से ट्रीट करेंगे। यस इस एक्सिस के अलॉन्ग याद है तो इसके परपेंडिकुलर दो एक्सिस जो वायर के प्लेन से जाती है उसके अलॉन्ग निकल जाएगा। यस सर। कौन सा थ्योरम है? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो है यार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकालेंगे। इस एक्सिस के अलॉन्ग आपको रटा है, फार्मूला याद है, तो आपको पता है इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस प्लस इस एक्सिस के अलॉन्ग है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और बाई सिमेट्री इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलॉन्ग सेम है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका हाफ इस एक्सिस के अलॉन्ग। बात समझ में आ रही? यस ये निकल गया। अब इस एक्सिस के अलॉन्ग निकल गया और इस एक्सिस के अलॉन्ग पूछा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग आपने निकाल लिया, अब इस एक्सिस के अलॉन्ग पूछा है तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस लगेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस सर। तो इसके अलॉन्ग पता नहीं कि निकाल लेंगे। Yes, फिर इसके अलॉन्ग पूछा है Yes, तो इसके अलॉन्ग क्या होगा? इसके अलॉन्ग प्लस मास इनटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो ये बात देखते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये नहीं कि आप दो चार स्टेप लिख लिए, दो चार बात लिख लिए तब दिमाग में आई। ये बात मेंटल स्टेप्स आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही क्रैक कर जानी चाहिए, और जिसके मेंटल स्टेप्स तुरंत नहीं क्रैक किए उसको छोड़ के आगे बढ़िए आईआईटी के लिए, समझ रहे ना। उसको अगर तुरंत नहीं क्रैक किए तो छोड़ के आगे बढ़िए। एक बार सब कर लीजिए जिसके तुरंत क्रैक करते हैं, और उसके बाद फिर पलट के फिर सोचिए, है ना। एक बार में आपके दिमाग में मेंटल स्टेप्स क्रैक कर जाना चाहिए। यस। ऐसे 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 होगा और फिर आप उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो हम कैलकुलेशन पे आते हैं, कैसे करना है क्लियर हो गया, क्या लाइन ऑफ एक्शन है क्लियर हो गया, कैसे प्रोसीड करना है क्लियर हो गया। तो अब हम स्टेप्स पे आते हैं। इसका मास पर यूनिट लेंथ रो दिया है, तो टोटल मास कितना होगा? रो इनटू एल। यस सर। ठीक है, टोटल मास कितना होगा? रो इनटू एल, ये होगा टोटल मास। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि देखिए जेई आसान होता है, मैं आपसे सही बता रहा हूँ, जेई आसान होता है, बहुत कम मेरिट होती है ना, ठीक है ना। मेडिकल का केस बहुत हॉरिजॉन्टल, आपको सब आना चाहिए, हर बत्ती आपको याद होना चाहिए और कहीं कैलकुलेशन एरर भी ना, ठीक है ना। इसमें तो आप बढ़िया समझे है ना। तो अरे हम कह रहे हैं कि सब सवाल में रहेगा 50-60% रहेगा, अपने से कहानी बन जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, ईजी होता है इसको, तो मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि आपको तीसरा साइज मिलेगा, दूसरे से कोई समझ जाएगा, अगर समझ सब बात समझ रहे हैं। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया, मास क्या हो गया? रो इनटू एल। यस सर। मास क्या हो गया? रो इनटू एल। अब आप देखिए ये एल लेंथ का रॉड है और इसको सर्किल में मोड़ दिया तो L बराबर 2 पाई r होगा। 2 पाई r, yes sir। This implies that r is equal to L by 2 पाई। इस सर्कुलर लूप का रेडियस निकल गया, इस सर्कुलर लूप का मास है। यस सर। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? mr स्क्वायर। mr स्क्वायर m क्या है? रो l, r स्क्वायर यानी l स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। यस सर। इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई, और हमने कहा था इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसकी आधा इस एक्सिस के अलॉन्ग होगी। यस सर। परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका आधा कर दीजिए, ये हो गया इस एक्सिस के अलॉन्ग। फिर हमने कहा था इस एक्सिस के अलॉन्ग जो होगी, इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी प्लस मास कितना है? रो इनटू एल इनटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर यानी r स्क्वायर यानी l स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ये इस एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यस सर। बस अब इसी को सॉल्व कर दिए, इसी को ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। बात समझ में? तो ये क्या हो गया? रो एल क्यूब और रो एल क्यूब बाय 4 पाई स्क्वायर और रो एल क्यूब बाय 8 पाई स्क्वायर। यस सर। तो ये क्या होगा? 3/2 ये इसको आप कॉमन ले लीजिए, रो एल क्यूब बाय 4 पाई स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 1/2 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 3/2, और 3/2 आ जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं रो एल क्यूब 3 रो एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। स्क्वायर। आंसर चेक करिए। यस सर, करेक्ट। आ गया ना? यस सर।
ऐसे ही है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं आता है जो आपके बेसिक से बाहर हो, ठीक है ना। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है ना। और टीचर अगर आपका टाइम मैनेजमेंट कर दे, एक शेड्यूल में सिलेबस कवर कर दे और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग है तो तभी इम्पोर्टेंस है। नहीं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताता जो आपकी बेसिक बुक्स में नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह जाती है, ठीक है ना। इसको मैं खोल के आपको समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमको, बातों को समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप और पढ़िए, इसको कौन मिटाएगा? इसको मिटाइए, पढ़ से मिटाइए तो हम क्वेश्चन सुनते हैं, पढ़िए। 1 quarter sector is cut from a uniform circular disc. वो है, मिटाइए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। 1 quarter sector is cut from a uniform circular disc of radius r. दिखाइए, Teacher. वन क्वार्टर सेक्टर is cut from a uniform, देने नहीं मिटाइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। और उस तरीके से है जैसे आप दिखा रहे हैं ना। Yes sir. चलिए पढ़िए। एक देखिए, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है। उसमें से एक क्वार्टर सेक्टर हम कट कर देते हैं। क्वार्टर सेक्टर का मतलब क्या है? ये 1.4. अरे भाई पूरे डिस्क में 360 डिग्री होता है. 360 होगा तो 1 क्वार्टर में कितना एंगल होगा? 90. यही 1 क्वार्टर कट किया ना, तो ये 90 डिग्री है, दिखा रहा है, ये कह रहा है ना। Yes. और इस क्वार्टर सेक्टर का मास कितना कह रहा है? कैपिटल M. कैपिटल एम मास कह रहा है। Yes. बहुत सही। फिर It is made to rotate about a line perpendicular to its plane and passing through the center of the origin disk. अच्छा, यही जो एक्सिस आप दिखा Yes रहे हैं, sir. ठीक है ना। इसके अलोंग ऐसे मूव करने के लिए ओमेगा स्पीड से ये फ्री है। Yes. यही कह रहा है ना? Yes, sir. यही कह रहा है। फिर नेक्स्ट बोलिए। Its moment of inertia about the axis of rotation. समझ में आ रहा है बातें? तो अब देखिए, इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया, फिर क्या कर रहा है? Its moment of inertia about the axis of rotation is. इस एक्सिस के अलोंग इस क्वार्टर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर इसका मास है? ये ना पूछ रहा है। Yes sir. ये ना पूछ रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है यार? ये परपेंडिकुलर एक्सिस है कि क्या है? Perpendicular axis है. मतलब अगर प्लेन ऐसे है डिस्क का, Yes. एक्सिस ऐसे है, बोल रहा है? Yes. The center of. Yes sir. क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्क जो एक्सिस जो है डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। Yes sir. Perpendicular. चलिए परपेंडिकुलर है। अब बस बात करना का इस सवाल में बताइए, ये आईआईटी में आया, बीआईटी में आया। पहली बात तो ये सोच के कभी नहीं सोचना है कि आईआईटी का मेंस का है कि एडवांस का है तो प्लानवा का डेमो होगा। आपके जो बेसिक्स आते हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है ना। Yes. और बेसिक से आपको मैं अभी तो शुरुआत हुई है ना यार, Yes. कितने गैप्स हुए हैं, तो मैं आपको जल्दी ही सब लोड कर दूंगा। और यही नहीं, इसके बाद शीट के सब प्रॉब्लम्स लोड करूंगा, एटलीस्ट अच्छे प्रॉब्लम्स तो सब लोड करूंगा। तो अब क्या चाहिए? हो गया बात खत्म, बोल दिए, होल्ड करें वहां। तो देखिए बोलिए इधर, ये क्वार्टर डिस्क एम मास का इससे कट कर दिए, क्वार्टर डिस्क एम मास का यहां से कट कर दिया, ठीक है। अब इसकी मोमेंट, इस पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके प्लेन के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अलोंग पूछा है। Yes sir. इसके प्लेन के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अलोंग पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Yes. तो वही निकालना है, ठीक है। तो अगर ये डिस्क पूरी रहती और एक क्वार्टर सेगमेंट n था तो पूरे डिस्क का मास होता 4m. यहाँ तक की कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, No, sir. कोई दो राय नहीं। और अगर ये पूरी डिस्क होती तो इस क्वार्टर का मास m है तो पूरे का मास होता 4m। 4m. तो 4m मास की कोई डिस्क से परपेंडिकुलर आपको याद है फार्मूला? तो क्या फार्मूला है? m r स्क्वायर, M R square. रेडियस दोनों केस में सेम रहेगा, Yes sir. m r स्क्वायर बाय 2। बात समझ में आई? Yes sir. ये इसके अलोंग हो जाता। अब इसमें से 3/4 पार्ट कट कर दिए, 1/4 बचा, तो 1/4 का 1/4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। Yes, sir. गए आपका आंसर हो जाएगा। Yes sir. 2mr square. हाँ, ये हो जाएगा Half आपका m r square. mr स्क्वायर बाय 2। Yes sir. mr स्क्वायर बाय 2. Yes आंसर sir. बताइए। Correct है. करेक्ट आया ना? Yes, sir. तो अब बताइए इसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या इससे कठिन सवाल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं? एनसीईआरटी की किताब में कठिन सवाल दिए, जेईई मेंस कठिन, मतलब जेईई मेंस तक के लिए तो आपका एनसीईआरटी सफिशिएंट है। सारे सवाल लगा लीजिए ना, अपने दम पे लगा लीजिए, किसी का लगाया हुआ उसको याद मत करिए,
कुछ तो पैटर्न फॉलो कर लीजिए, फिर खुद से लगाना आ जाए आपको। तो एनसीईआरटी के लेवल से जीए मेंस का लेवल ज़्यादा नहीं है। हाँ, एडवांस के लिए मान लिया आपको और सवाल लगाने पड़ेंगे, और क्वालिफाई करने भर का कुछ सवाल एनसीईआरटी से मिल जाएगा। क्वालिफाई करने पड़ेगा, अच्छे रैंक के लिए आपको मान लीजिए कुछ और अच्छी किताबों से डिफरेंट सेटिंग में लगाना पड़ेगा। तो पहले इतनी बात तो जानिए, तभी तो लगेगा। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। A block of mass m हाँ, is rest under the action of F against the wall. a block of mass m is in rest under Yes. the action of, आइए क्लियर बना दिए इस क्वेश्चन का, जल्दी आइए क्लियर बनाइए 2 मिनट के अंदर, टाइम खत्म हो रहा है हम लोग का, 5 मिनट और उनका लेंगे। फटाफट बनाइए, फट से बनाइए, इधर जाके बनाइए, इधर बनाइए, अरे साफ साफ बनाइए। सर ये वॉल है क्यूबिकल बेस के बस। हाँ, फिर? नहीं है, ऑफिस नहीं है, और फोर्स लग रहा है इस पे। हाँ, फोर्स यस सर। फोर्स कहाँ लग रहा है? बीच में लग रहा यस है, सर, और एक फ्रिक्शन सरफेस। ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है, Yes. यही कह रहा है ना? ये फ्रिक्शन सरफेस है, वॉल है। अच्छा, इस वॉल पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन सरफेस है, यस सर। यही कह रहा है ना? यस सर। अब आगे पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए पहले। A block of mass m हाँ, is rest under the action of F against the wall as shown in the अब चुप figure. रहिए। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यस सर। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो इस वॉल के ऊपर रेस्ट पे है। रेस्ट भी इस प्रकार से है कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, Yes. ये फोर्स लगा के इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखा गया है। आगे बढ़िए, एक एक बात सुनते जाइए। इंग्लिश नहीं आती है क्या? इंग्लिश आती है ना? बात समझ जाते हैं ना? और बेसिक सब क्लियर है, सब Yes, सवाल sir. करेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़िए। इसमें सब पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इतनी बात दिया हुआ है कि Yes. इस वॉल पे फ्रिक्शन है। Yes, sir. फ्रिक्शन है तभी रुक ही पाएगा, फ्रिक्शन है तभी रुक ही पाएगा, Yes, sir. क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है, फिगर थोड़ा साफ बनाया कीजिएगा। खाली देखिए ऐसे कह रहा है, एकदम साफ फिगर बनाइए। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, यस सर। ये वॉल है, ये वॉल है, इस पे एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ है, एक फोर्स F लगा के इसको हम कांस्टेंट स्टेबल रखे हैं। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है। यस सर। mg नीचे लगा। हाँ, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, mg फोर्स जो नीचे लाना चाह रहा है वो वर्टिकल लग रहा है। ये ब्लॉक रेस्ट पे तभी रह पाएगा जब इस सरफेस पे फ्रिक्शन हो। Yes. फ्रिक्शन नहीं होगा तो रेस्ट पे रह नहीं Yes, पाएगा। yes. तो ऑब्वियसली चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, Yes. आप यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ऊपर मानेंगे ही मानेंगे। यस सर। बात समझ में आई? Yes. अब क्वेश्चन पढ़िए, अब क्वेश्चन पढ़िए। ऑप्शंस है F is equal to mg. ऑप्शन है ये F is equal to mg। यस सर, F is equal to mg. नहीं, ये F ये ये F सर फोर्स। फोर्स सर। फोर्स, यस सर। ये वाला फोर्स is equal to mg। यस सर। ये कौन ऑप्शन, कैसे कैसे इस नंबर पूरा ऑप्शन पढ़िए पहले। A block of mass m is under the action of F against the wall as shown in the figure. हाँ, Which of the following statements is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट? Yes sir. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम पे है तो पहली बात आप ये समझिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 Yes. और नेट वर्टिकल फोर्स 0। यस सर। तब इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है ना? तभी इक्विलिब्रियम पे होगा। यस सर। अब इसमें एक फोर्स फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, फोर्स इधर ऐसे लग रहा है, और जब फोर्स इधर ऐसे लग रहा है तो कोई ना कोई नॉर्मल भी इधर से इधर लग रहा है। यस सर। Yes sir. एक्शन बराबर रिएक्शन। यस सर। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो उसकी क्या कंडीशन है? नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर नेट वर्टिकल फोर्स। Yes sir. तो नेट वर्टिकल फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स बराबर mg। Yes sir. ये पहली बात होगी, Yes sir. ठीक है ना? तो वही जो मैं कह रहा हूँ, ये फोर्स बराबर Yes. mg कह रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स है। यस हाँ, तो सर। उसको बोलिए ना आप, इस फोर्स को mg Yes. बराबर कह रहे हो, Sorry. थोड़ा पॉसिबल है। फ्रिक्शन फोर्स बराबर mg। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रेस्ट पे है, तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। Yes sir. अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू Normal force. नॉर्मल फोर्स। ये दूसरी बात हो गई। ये कौन सी बात हो गई? दूसरी बात। ये तो इसके ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू नेट वर्टिकल फोर्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तो है, Yes sir. तभी तो स्टेबल है। Yes sir. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन Dot. करेंगे। हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब मान लीजिए कोई एक्सिस यहाँ से मान लीजिए, हम एक्सिस वहां से मानते हैं जहां से ज्यादा फोर्स निकल रहे हो, Yes. जिससे उनके टॉर्क को हम जीरो कर सकें, कैलकुलेशन में आसानी हो। Yes sir. बात समझ में आई? पहले समझा चुके हैं, सारी बात बता चुके हैं, वीडियो में भी है। अब इसको अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप मानते हैं तो mg के दौरान, अगर इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हैं
तो mg के द्वारा लगा हुआ टॉर्क 0 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. F के द्वारा लगा हुआ टॉर्क 0 हो गया, Yes, sir. क्योंकि F भी सेंटर ऑफ मास से लगाया जा रहा है। Yes, sir. ठीक है ना? अब टॉर्क कितना बचा? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे घुमाना चाहेगा, Yes, sir. ठीक है? तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है? Normal. नॉर्मल से मास। नीचे से। यानी इस केस में नॉर्मल यहां से सेंटर ऑफ मास से नहीं जाएगा। अगर नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से जाता तो उसके द्वारा भी टॉर्क 0 हो जाता, और तब ये फोर्स ऐसे घुमा देता, ब्लॉक ऐसे घूम जाता। Yes, sir. ब्लॉक स्टेबल है, Yes, sir. ब्लॉक स्टेबल है, स्टेबल है भाई। Yes, sir. तो ब्लॉक स्टेबल है, यानी इसको भी तो स्टेबल का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ट्रांसलेशन को सेटिस्फाई किया तो ये आया। Yes, sir. अब रोटेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मानिए तो फोर्स के द्वारा इसके और mg के द्वारा टॉर्क 0 हो गया, तो इसका मतलब इसके द्वारा टॉर्क है, इसका मतलब इसके बराबर कोई ना कोई टॉर्क इधर से भी लग रहा है, तभी तो रोटेशन इक्विलिब्रियम में है। वो टॉर्क अगर नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगता तो नहीं दे पाता, क्योंकि उस केस में नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0 हो जाता, और हम जानते हैं कि नॉर्मल एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसका मतलब इस कंडीशन में नॉर्मल नीचे शिफ्ट कर गया है, Yes, sir. Yes, sir. और इसका टॉर्क इधर लग जा रहा है, उसका उधर, और ये फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. एकदम अवधारणा साफ रखिए और सवाल नहीं रखना है। सवाल लगा के बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि बेसिक से सारे सवाल जेई के लगते हैं, ठीक है? जो फंडामेंटल्स आप पढ़ते हैं, यू डोंट हैव टू स्टडी डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू स्टडी द थिंग्स डिफरेंटली, Yes. अलग तरीके से पढ़ना है। बात समझ आई? इन्हें कोटा का 10-20 लाख खर्च कर दे तो उससे नहीं है, आपको बढ़िया समझना है, कुछ सिलेबस सेट करना है और उस बेसिक्स को क्लियर रखना है, और फिर नए पैटर्न पे आए तो आप सॉल्व कर दीजिए। अब आगे पढ़िए। F is equal to mg where F is friction force. हाँ, ये बात सही है, Yes, sir. F is equal to n where n is normal force. ये बात सही है। F will not produce torque. F will not produce torque, Yes, sir. यानी ये F Yes, sir. ना ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। Yes, sir. N will not produce torque. N will produce torque, Yes, sir. ये गलत है। अगर N टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो रह सकता है, लेकिन रोटेशन इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है, और ये ब्लॉक ऐसे चला जाएगा। Yes. Yes. सारी बात मैं पहले बता चुका हूँ, Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. इन्हें अवधारणा साफ है। Yes, sir. एक सवाल और कर लीजिए, आज का हमें वीडियो कट कर दें। एक सवाल और पढ़िए फिर से। From a circular disc of radius r and mass सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस r है and mass 9m. और मास 9m है। सर्कुलर डिस्क है, रेडियस r है, मास 9m है। A small disc of radius r by 3. A small radius r by 3, A small disc of radius r by 3. एक स्मॉल डिस्क है, इसका रेडियस r by 3 है, ठीक है? Removed from the disc. हाँ, इसमें से निकाल दिया गया। The moment of inertia of the remaining disc about the axis of perpendicular to the plane of the disc and passing through O is. वो मतलब सेंटर ये Yes, sir. यहाँ से Yes, sir. एक छोटा सा पार्ट r by 3 रेडियस का निकाल दिया, छोटा Yes. सा पार्ट R by 3. 3 रेडियस का निकाल दिया, ठीक है? Yes, sir. देखिए ऐसा है, टाइम ओवर हो चुका है, उन लोगों का सेकेंड ईयर क्लास हो गई, Yes. तो मैं अभी इसको बंद कर दे रहा हूँ। Yes, sir. इस क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, टाइम नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा, 101% आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल आएंगे तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? और कल एकदम टाइम से लोग आएंगे, रुके सुनिए, इससे टाइम बचा रहे। इसका मैं लाइन ऑफ एक्शन बता दे रहा हूँ, घर पे आप सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क है, ठीक है ना? देखिए एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, Yes, sir. एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस r है। लाइन ऑफ एक्शन समझ लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा कल हम आएंगे, ठीक है ना? कल टाइम से आ जाएंगे हम लोग। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का रेडियस r है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट r by 3 कट कर दिया, ठीक है ना? अब पूछ रहा है इस पूरे डिस्क का मास जो है 9m है, तो बोल रहा है कि इस एक्सिस के अलाउंग इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बचेगी। तो ट्रंकेटेड सिस्टम का आपको बताए थे ना, mx minus mx dash upon m minus s। Yes. मतलब किसी पार्ट में से कोई पार्ट निकाल दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ये आपको बताया था ना। अगर इस बड़े पार्ट में से ये पार्ट निकाल दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, पूरे बड़े पार्ट का मास जो कि 9m है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा? Over this to plane passing through O, the moment of inertia पूछा sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। Yes, sir. तो सुन लीजिए, तो अब आप कैसे करेंगे, जब इसको नहीं निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सुनिए कैसे निकालेंगे, लाइन ऑफ एक्शन जल्दी सुनिए।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। Yes, sir. जब इसको नहीं निकाले थे तो पूरी डिस्क की इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगी। Yes, sir. ये आपको पता है, फॉर्मूले से रटे हैं। Yes, sir. अब इस पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड mr²/2 होगी, जहां r क्या है, इस डिस्क का रेडियस यानी r/3। Yes, sir. और इसका मास आप निकाल लीजिए। अगर r रेडियस का मास 9m है तो r/3 रेडियस का मास कितना होगा, निकाल लीजिए। अगर r रेडियस का मास 9m है तो r/3 रेडियस का मास कितना होगा, निकाल लीजिए। मोटाई तो सबकी सेम ही है, मोटाई तो सेम ही है। तो r रेडियस का मास 9m है तो r/3 रेडियस का मास कितना होगा, ये यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा। तो इस डिस्क का मास निकल गया, इस डिस्क का रेडियस पता है, तो इस छोटे वाले डिस्क की इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी mr²/2, जहां m इसका मास है, r इसका रेडियस है। अब इस छोटे डिस्क की इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई, ठीक है ना। तो अब इस एक्सिस के अराउंड निकल गई, तो इस एक्सिस के अराउंड भी निकाल लेंगे, पैरेलल एक्सिस के अराउंड, ठीक है ना। वो हो जाएगा इस एक्सिस के अराउंड और प्लस इसका मास इनटू ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस डिस्क की इस एक्सिस के अराउंड निकल गई, और बिना काटे हुए पूरी डिस्क की इस एक्सिस के अराउंड पता ही है, तो बिना काटे हुए पूरी डिस्क की इस एक्सिस के अराउंड माइनस इस डिस्क की इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 101% आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि क्लास हो गई, टाइम ओवर हो गया, इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है ना।